विज्ञान दिवस सिर्फ विज्ञान की शक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये हमारे भारतीय वैज्ञानिकों के समर्पण और सम्मान का भी उत्सव है। उनके द्वारा किए गए योगदान हमेशा मानवता के कल्याण के लिए समर्पित रहे हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया के इलाज के लिए बनाई गई नई दवाई। और अब हम एक ऐसी मीठी ध्वनि की बात करते हैं जो भारतीय इतिहास और संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। तो चलिए आज के ज्ञान विज्ञान की शुरुआत ज्ञान और संगीत के मेल से करते हैं। नमस्कार दोस्तों, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार से जुड़ी जानकारियों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश अंदानिया। आज हम बात करेंगे कैसे देश में मनाया गया नेशनल साइंस डे, जानेंगे क्या है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया के लिए नई दवाएं, और रूबरू करवाएंगे इतिहास में हुए कुछ रोचक आविष्कारों से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस रोमांचक कार्यक्रम की। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी देश भर में 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया गया, जो कि महान वैज्ञानिक सर सीवी रमन की खोज रमन प्रभाव की याद में मनाया जाता है। विज्ञान दिवस का मुख्य समारोह दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया। पूरी जानकारी के लिए देखते हैं नेशनल साइंस डे की कुछ झलकियां। हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, जो विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को सम्मानित करने और लोगों को विज्ञान के महत्व के बारे में जागरूक करने का एक खास दिन है। इस वर्ष का मुख्य समारोह भी 28 फरवरी 2025 को दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित किया गया। समारोह में विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर ए.के. सूद समेत देश भर से अनेक वैज्ञानिकों, शोध छात्रों, शिक्षकों और अन्य गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। आने वाली पीढ़ी देश का भविष्य होती है और ऐसे में उसे विज्ञान और वैज्ञानिक सोच से रूबरू करवाना बेहद जरूरी है। इसी जरूरत को समझते हुए इस वर्ष विज्ञान दिवस का थीम विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना रखा गया। विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को आगे बढ़ाने में युवाओं की भूमिका पर जोर देते हुए मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सभी को विज्ञान दिवस की शुभकामनाएं दी और विज्ञान के कल्चर को बढ़ाने में युवाओं की हिस्सेदारी पर बल दिया। First of all, I have to congratulate you all and also exchange greetings on the National Science Day. And we have been consecutively every year observing this day as the National Science Day to commemorate the great work done by C.V. Raman and also to celebrate his legacy. भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर ए.के. सूद ने अपने भाषण में देश के युवाओं को टेक्नोलॉजी की बढ़ती रफ्तार के साथ आधुनिक तकनीकों से अवगत रहने की सलाह दी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर अभय कारंदीकर ने विज्ञान दिवस का थीम बताते हुए कहा कि देश के युवाओं में विज्ञान को आगे ले जाने के लिए काफी संभावना है। In today's rapidly evolving technology landscape, it is imperative for the youth to be upskilled in contemporary technologies to remain competitive and relevant. These technologies, they are changing by the day. It could be quantum today, it could be something else tomorrow, and AI is on everyone's agenda. There are no dearth of opportunities for youth today in science and technology, and the Government of India is committed to nurture the young talent through several initiatives that have been launched, either in the case of research fellowships or in the case of innovations and entrepreneurships. इसके साथ ही नेशनल साइंस डे समारोह के दौरान एक उद्योग अकादमिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। नेशनल साइंस डे के उपलक्ष्य में
CSIR द्वारा विकसित स्वदेशी ई ट्रैक्टर और ई टिलर्स की अखिल भारतीय प्रदर्शनी को भी हरी झंडी दिखाई गई। विज्ञान भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में कई प्रमुख वैज्ञानिकों ने पर्यावरण, चिकित्सा और नैनो तकनीक जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा किए और लोगों से आग्रह किया कि वो विज्ञान के महत्व को समझें, क्योंकि बेहतर भविष्य के लिए विज्ञान के साथ साथ तेजी से बदलती हुई टेक्नोलॉजी को न सिर्फ समझना होगा बल्कि इसके सही उपयोगों को भी ध्यान में रखना होगा। वैज्ञानिकों ने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया के इलाज के लिए नई दवाओं का आविष्कार किया है। ये नई दवाएं उन बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करेगी जिन पर पुराने एंटीबायोटिक का असर नहीं होता। यह खोज बैक्टीरिया संक्रमण के इलाज में बहुत मददगार साबित हो सकती है। क्या है ये दवाएं? जानने के लिए देखिए ज्ञान विज्ञान की ये खास रिपोर्ट। चिकित्सा के क्षेत्र में एक जंग हमेशा चलती रहती है। वैज्ञानिक घातक जीवाणु संक्रमणों के इलाज के लिए दवाएं डिजाइन करते हैं, लेकिन जीवाणु कुछ अरसे बाद उन दवाओं के खिलाफ प्रतिरक्षा तंत्र विकसित कर लेते हैं। शोधकर्ता फिर से शुरुआत करते हैं और एक नई एंटीबायोटिक बनाते हैं, पर कुछ ही वर्षों में बैक्टीरिया उनके प्रति भी इम्यून हो जाते हैं। इस चक्र को तोड़ने के लिए कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय इरविन की एक टीम एक नई दवा उम्मीदवार का परीक्षण कर रही है। जर्नल ऑफ द अमेरिकन केमिकल सोसाइटी में प्रकाशित एक लेख के अनुसार एक ऐसी दवा का विकास किया जा रहा है जो जीवाणुओं को नुकसान पहुंचाने का मौका देने से पहले उन्हें रोक सकती है। शोधकर्ताओं ने वैंकोमाइसिन नामक मौजूदा दवा का ही एक नया रूप डिजाइन किया है। वैंकोमाइसिन का उपयोग फिलहाल गंभीर रूप से बीमार रोगियों के लिए अंतिम उपाय के रूप में किया जाता है। इसके नए रूप को इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे ये रोगजनक जीवाणुओं की सतह पर एक ही अणु के अलग अलग हिस्सों को लक्ष्य बनाकर उन्हें बांध सकती है और निष्क्रिय कर सकती है। ये कुछ इस तरह से है जैसे कि बैक्टीरिया को दोनों हाथों से पकड़कर दबा दिया जाए। शोधकर्ताओं का मानना है कि बैक्टीरिया के खिलाफ गैर पारंपरिक तरीकों से एंटीबायोटिक बनाने की जरूरत है। शोधकर्ताओं को ये देखना होगा कि ऐसा क्या किया जा सकता है जिसके खिलाफ बैक्टीरिया प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित ना कर पाएं। फिलहाल ये नई दवा वर्तमान में परीक्षण के चरण में है और वैज्ञानिकों को विश्वास है कि जल्द ही दुनिया भर में इसे उपयोग के लिए उपलब्ध किया जा सकता है और हो सकता है कि बार बार एंटीबायोटिक बनाने की जरूरत भी ना पड़े। ये खोज न केवल चिकित्सा क्षेत्र के लिए बल्कि मानवता के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है जो भविष्य में एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया से निपटने में सहायक साबित होगी। आज के आविष्कार जिन्होंने दुनिया बदल दी सेगमेंट में हम बात करेंगे एक और ऐतिहासिक खोज की जिसने न केवल विश्व के संगीत को समृद्ध किया बल्कि पूरी दुनिया में अपनी मीठी ध्वनि से एक अनोखी पहचान बनाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बांसुरी की, जो आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में एक खास स्थान रखती है। आइए जाने कैसे बांसुरी ने अपनी यात्रा शुरू की और कैसे इसने संगीत प्रेमियों की दुनिया में अपनी छाप छोड़ी। कल्पना कीजिए एक शांत शाम, ठंडी हवा और उस पर मधुर बांसुरी की धुन दिन भर की सभी परेशानियों और थकान को दूर कर देती है। बांसुरी एक ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको सुनकर अद्भुत शांति मिलती है। मगर क्या कभी आपने ये सोचा है कि बांसुरी का जो स्वरूप आज हम देखते हैं उसकी शुरुआत कैसे हुई होगी? पेड़ों के पत्ते को रोल करके उसमें से आवाजें निकालने से लेकर लकड़ी तक का सफर बांसुरी का कैसा रहा होगा? इतिहासकारों के अनुसार ऐसा माना जाता है बांसुरी की शुरुआत लगभग 35,000 से 45,000 साल पहले जर्मनी में हुई थी। उस वक्त जर्मनी के लोग किसी भी प्रकार की आवाज निकालने के लिए पक्षियों की हड्डियों और विशालकाय हाथी दांत का इस्तेमाल करते थे। जैसे जैसे समाज विकसित हुए, बांसुरी भी विकसित हुई। विभिन्न साम्राज्यों ने
अपनी संस्कृतियों के अनुसार बांसुरी के अलग और अनोखे रूप विकसित किए, जिनमें से प्रत्येक को उनकी संगीत परंपराओं के अनुसार तैयार किया जाता था। रोमन साम्राज्य में इसे युद्ध और शाही समारोह में बजाया जाता था। चीन में भी फ्लूट की प्राचीन परंपरा रही है, जहां इसे डेंग कहा जाता है। भारत की बात की जाए तो बांसुरी हमेशा से भारतीय संस्कृति की धरोहर मानी जाती रही है। ऐसा भी माना जाता है कि बांसुरी सिर्फ मनोरंजन के लिए ही नहीं थी, बल्कि पुराने समय में लोग मानते थे कि इसमें जादुई शक्तियां हैं। इसका इस्तेमाल रस्मों और समारोहों में होता था ताकि आत्माओं से संपर्क किया जा सके। शिकारी और संग्राहक इसका इस्तेमाल संदेश भेजने के लिए भी करते थे। चीन में बांस की बांसुरी जैसे दीजी और शियाओ 2000 सालों से चीनी संगीत का अहम हिस्सा रही है। दीजी की आवाज तेज और जीवंत होती है, जबकि शियाओ की आवाज मधुर और शांत होती है। अमेरिकन बांसुरी भी बहुत खास है। अमेरिका में पुराने समय में बांसुरी लकड़ी या बेत से बनी होती थी और इसका इस्तेमाल कहानियां, किस्से सुनाने और इलाज के लिए होता था। पश्चिमी देशों में 17वीं और 18वीं सदी में बांसुरी के डिजाइन में सुधार हुआ। इसने अपने स्वरूप को विकसित किया, जिसे आज हम वेस्टर्न फ्लूट के रूप में पहचानते हैं। वैसे तो भारतीय और पश्चिमी फ्लूट के डिजाइन में कुछ अंतर है। भारतीय बांसुरी मुख्य रूप से बांस से बनाई जाती हैं, वहीं पश्चिमी फ्लूट धातु से बनी होती हैं और इसमें कई अतिरिक्त छेद होते हैं जो इसके स्वर को और विस्तृत और विविध बनाते हैं। आधुनिक समय में फ्लूट का उपयोग हर प्रकार के संगीत में किया जा रहा है, चाहे वो फिल्मी संगीत हो, पॉप संगीत हो या शास्त्रीय संगीत हो। अगर आप भी संगीत प्रेमी हैं तो बांसुरी के विकास की कहानी आपके जीवन में बेहद महत्वपूर्ण है। इसकी ध्वनि हमें जोड़ती है, हमें आराम देती है और हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करती है। तो अगली बार जब आप बांसुरी की आवाज सुने तो इसकी लंबी और शानदार यात्रा को जरूर याद करें। और अब नजर डालते हैं विज्ञान जगत की ताजा सुर्खियों पर साइंस एक्सप्रेस में। भारत के शिव नादर इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस के शोधकर्ताओं ने चावल की भूसी और रिसाइकल किए गए सिलिकॉन का उपयोग करके टिकाऊ, स्व उपचार में सक्षम और जल प्रतिरोधी फिल्में विकसित की हैं। ये नई सामग्री समुद्र में तेल रिसाव की सफाई, वाहनों में ड्रैग रिडक्शन और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। भारत में सालाना 120 मिलियन टन चावल की भूसी का कचरा उत्पन्न होता है, जिसे अक्सर जला दिया जाता है। साथ ही सिलिकॉन कचरे का निपटान इसके स्लो डिकम्पोजिशन के कारण एक चुनौती बना हुआ है। दोनों समस्याओं को संबोधित करने के लिए शोधकर्ताओं ने दोनों तरह के कचरे को सुपर हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज वाले नैनो पार्टिकल्स में बदला और इससे ऐसी फिल्में तैयार की जो प्रभावी रूप से तेल को पानी से अलग कर सकती हैं। ये समाधान समुद्री प्रदूषण के प्रबंधन के लिए एक स्थायी और लागत प्रभावी विकल्प प्रदान करता है। आईआईटी मद्रास का एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग शोध दल भारत के स्पेस एक्सप्लोरेशन को एक नया आयाम देने के लिए अलग ही स्तर पर काम कर रहा है। यहाँ काम करने वाले शोधकर्ता ऐसी टेक्नोलॉजीज का विकास कर रहे हैं जिससे अंतरिक्ष में न सिर्फ अंतरिक्ष उपयोग के लिए बल्कि धरती पर उपयोग के लिए भी वस्तुएं बनाई जा सकें। ये शोध सुविधा एक माइक्रोग्रेविटी ड्रॉप टावर संचालित करती है, जो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑपरेशनल ड्रॉप टावर है। इसकी मदद से शोधकर्ता माइक्रोग्रेविटी वातावरण में जल रहित कंक्रीट से लेकर पॉलीमर आधारित चिकित्सा निदान किट और मेटल फोम जैसी कई विनिर्माण प्रौद्योगिकियों का विकास कर रहे हैं, जिससे भविष्य में स्पेस मिशन में लागत और पेलोड जरूरतों में काफी कमी आएगी। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे ऐसी ही कुछ नई पुरानी रोमांचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।